हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है संतोष साहू। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों, मैं आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। बिलियन। ठीक है, तो चैप्टर है सॉल्यूशन बिलियन। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ये ढंग से पढ़ना है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है आज की, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो बात को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि बिलियन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। बिलियन जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। सही है, दो या दो से अधिक पदार्थ और उन पदार्थों का कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, क्या कहलाता है, बिलियन। दोबारा सुन लो, बिलियन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अब इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने दो पदार्थ ले लिए, एक पदार्थ तो मैंने जल ले लिया, ठीक है, एक पदार्थ मैंने जल लिया और दूसरा पदार्थ जो मैंने लिया वो ली, चलो मैंने चीनी, जिसे शर्करा कहते हैं, ठीक है, और जल में मैंने चीनी डाल दी, जल में चीनी डाल करके हिला दिया। सही है, अच्छा, जब तो हिला दिया और चीनी के कण जल में सभी स्थानों पर समान मात्रा में वितरित हो गए हैं, बन गया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समझ रहे हो। जैसे एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित हो, तो समांगी मिश्रण है। पानी में मैंने चीनी डाली, घोली, चीनी के कण सभी पूरे पानी में सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित हो गए, तो ये बन गया समांगी मिश्रण। ऐसे नहीं होगा पानी में आपने ऊपर से एक चम्मच चीनी डाल दी और कहा आपने बिलियन बन गया, नहीं। जब पानी में चीनी के कण सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे तो बन जाएगा समांगी मिश्रण, और उस समांगी मिश्रण को कहेंगे बिलियन। मतलब अपन कह सकते हैं कि बिलियन क्या है, दो पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, पर दोनों पदार्थ एक दूसरे में समान रूप से घुले होने चाहिए, सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित होने चाहिए। जैसे पानी में चीनी डालो, दोबारा सुन लो, तो चीनी के कण जब पानी में समान रूप से सभी जगह पर फैल जाएंगे तो बन जाएगा मिश्रण समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण को ही अपन क्या बोलेंगे, बिलियन। क्लियर। तो बिलियन है क्या, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण मतलब ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में समान रूप से वितरित है। सही है क्या। तो आप याद रखें कि बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अच्छा, अगली बात आई, बिलियन में बिलियन के दो घटक हैं। एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। सिंपल तरह से समझ लो, बिलियन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। सही है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। बिलियन के दो घटक हैं, विलेय और विलायक। सही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब बात आई साहब, विलेय क्या है, विलायक क्या है। मैंने कहा बिलियन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। सही है। अच्छा, जैसे मान लो यहां पर अब बात आई कि विलेय और विलायक क्या है, समझना। बिलियन का जो घटक कम मात्रा में होता है
वह तो विलेय होगा, और जो घटक अधिक मात्रा में होगा वो होगा विलायक। क्लियर कर लो। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है वो तो विलेय होता है, और जो घटक विलयन में अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा। समझाता हूं। जैसे मैंने दो पदार्थ लिए थे अभी, जल और पानी। मान लो मैंने 100 ग्राम जल लिया था और उसमें 10 ग्राम चीनी डाली थी, है, और एक समांगी मिश्रण बना लिया। मतलब ये क्या बन गया? विलयन। अब इस विलयन में दो घटक आपको दिख रहे होंगे, एक तो चीनी है और एक जल है। जो घटक कम मात्रा में है, कम मात्रा में कौन है इसमें? चीनी। तो ये तो है विलेय। और जो घटक ज्यादा है, अरे 10 ग्राम और 100 ग्राम, जो घटक कम है वो विलेय है, चीनी विलेय है, और जल विलायक है। लड़का कहता है कि साहब अगर ऐसा होता तो मानने में क्या जा रहा है अपना, कि साहब 100 ग्राम चीनी होती और 10 ग्राम जल होता और तब समांगी मिश्रण बन रहा होता, ऐसा हो पॉसिबल होता। मान लो ऐसा किया गया होता कि 100 ग्राम चीनी और 10 ग्राम जल को मिलाकर के समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बना लिया। अब लड़का कहता है इसमें विलेय कौन है? मैंने कहा मैंने क्या बताया आपको, जो घटक कम मात्रा में हो। मतलब यहां पर विलेय है जल और विलायक है चीनी। मतलब तुम्हें तो ये देखना है कि विलयन में कौन सा घटक कम मात्रा में है। जो घटक कम मात्रा में है वो कौन हो जाएगा? विलेय, और जो घटक अधिक मात्रा में है वो क्या हो जाएगा? विलायक। तो यहाँ विलेय जल है, विलायक चीनी है। क्लियर? अच्छा, मैं और बातें पूछता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा यहाँ तक, तो ऐसी कोई कठिन बात है ही नहीं। मैंने अब तक बताया जो आपके क्लियर है। मैंने कहा विलयन क्या होता है, तो आपको परिभाषा याद रखनी है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। मैंने कहा विलयन के दो घटक होते हैं, एक घटक होता है विलेय और एक घटक होता है विलायक। विलयन में जो घटक कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है, और विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है? विलायक। अब मान लो ऐसी स्थिति आ जाए, मैं दोबारा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, है इसमें एक अवयव तो एथेनॉल है, एक घटक तो एथेनॉल है, जो तो 50 ग्राम है, और इसमें जल है। मतलब दो पदार्थ दिख गए होंगे, एक पदार्थ एथेनॉल और एक पदार्थ जल। जल इसमें है 40 ग्राम। अब मैं कहता हूं ये एक समांगी मिश्रण है, तो बताओ विलेय कौन है? जो कम मात्रा में है, जल, और विलायक कौन है? एथेनॉल, जो अधिक मात्रा में है। क्लियर? अब इसमें मान लो दो पदार्थ तो आपको दिख ही रहे, तीसरा पदार्थ इसमें, सही है, इसमें मैंने नमक भी डाला और वो डाला 5 ग्राम। अब इसमें 3 पदार्थ हैं। अब भी ये विलयन है। विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी। पर अब मैं लड़के से जब ये पूछता हूं कि इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो ढंग से देखो, जो अधिक मात्रा में है वो विलायक। इसमें विलायक तो एथेनॉल को ही मानेंगे, मतलब विलायक तो एक ही होगा, पर विलेय जो है वो एक से अधिक हो सकते हैं। सबसे अधिक मात्रा में एथेनॉल है तो ये विलायक हो गया। अब ये दोनों विलेय बन जाएंगे। घटक दो ही होंगे। विलयन में पदार्थ दो से अधिक हो सकते हैं, जैसे यहाँ कितने पदार्थ हैं? 3, पर घटक तो दो ही होंगे, विलेय और विलायक। जो घटक सबसे अधिक है वो विलायक, और शेष घटक क्या बन जाएंगे? जल और नमक, यहाँ पर विलेय। तो विलयन में घटक तो दो ही हैं, विलेय और विलायक, पर विलयन कितने पदार्थों से मिलकर के बना होगा ये कोई निश्चित नहीं है। वे पदार्थ 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। सही है? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम डालो, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। डालो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम डालो सॉल्यूशन विलयन। सॉल्यूशन विलयन डाल दिया। लिखो इसमें हेडिंग डाल लो। अब इसमें विलयन, यही हेडिंग डाल दो नीचे, विलयन सॉल्यूशन। डाल दिया। लिखो इसमें
लिखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। लिख लिया? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, ठीक है। नंबर एक कौन सा? विलेय। सही है, नंबर एक विलेय। इसमें सामने लिख लो, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है, वह घटक जो विलयन में कम मात्रा में होता है। क्लियर? और नंबर दो डाल लो, विलायक। लिख लो इसमें, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है, वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में होता है। ठीक है? अरे ठीक है, अच्छा। तो अब अगली बात मैं आपसे पूछता हूं, ये आपके पास एक विलयन है, ठीक है। इसमें जल विलायक है, सही है। और इसमें मान लो चीनी के कण हैं, चीनी घोली है, शर्करा। और शर्करा जो है या चीनी जो है वो क्या है? इसमें विलेय है। अच्छा, ठीक है। एक बात आपको पता होगा, अगर मैं केवल जल की बात करूं तो जल जो होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। और अगर मैं शर्करा की बात करूं, चीनी की, अगर आपको चीनी दी जाए तो वो चीनी किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। बात को समझो, मतलब मैं दोनों के अलग अलग कह रहा हूं। एक हाथ में मेरे जल है, एक हाथ में शर्करा है। तो जल तो ठोस अवस्था, जल तो लिक्विड अवस्था, द्रव अवस्था में होता है। और शर्करा जो होता है, वो चीनी जो होती है, ठोस अवस्था में होती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब एक बात बताओ, इस विलयन में, इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या है? मैंने आपसे पूछी जल की भौतिक अवस्था, आप कहोगे लिक्विड। अगर मैं आपसे कहता मेरे पास शर्करा है, तो शर्करा की भौतिक अवस्था ठोस। इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो बात ध्यान से समझो, विलयन की भौतिक अवस्था वही होगी जो विलायक की होगी। अरे विलयन में अधिक मात्रा में कौन होता है? तो आपने कहा विलायक। विलायक ही तो अधिक मात्रा में होता है। तो जो विलायक की भौतिक अवस्था है वो ही किसकी भौतिक अवस्था मानी जाएगी? विलयन की। मैंने कहा आपसे अब इस विलयन की भौतिक अवस्था क्या है, तो आप विलायक की भौतिक अवस्था देखोगे कि विलायक लिक्विड है, तो इस विलयन की भौतिक अवस्था भी लिक्विड है। भौतिक अवस्था सुनिए ना, ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? तो आप विलायक को देखोगे। अब मैंने कहा जल में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, सही है। ये जल है और इसमें कौन सी गैस घुल रही है? ऑक्सीजन गैस। जल में ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। विलायक यहां पर मान लेते हैं जल है, तो विलयन की भौतिक अवस्था द्रव। अगर विलायक ऑक्सीजन गैस होती तो विलयन की भौतिक अवस्था हो जाती गैस। मतलब किसी विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था होती है। अगर विलायक की भौतिक अवस्था ठोस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी आप ठोस ही कहोगे, क्योंकि विलयन में अधिक विलायक ही तो होता है। तो विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था होती है। तो इसमें स्टार लगा करके इस बात को आप नीचे एक लाइन छोड़ करके जरूर लिखें। लिखो, विलयन की भौतिक अवस्था विलयन की भौतिक अवस्था उसमें उपस्थित
विलायक की भौतिक अवस्था होती है, विलयन की भौतिक अवस्था, उसमें उपस्थित विलायक की भौतिक अवस्था होती है। सही है? मतलब जो विलायक की भौतिक अवस्था, वही बार बार कह रहा हूं विलयन की भौतिक अवस्था। क्लियर? चलो भाई, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको आगे बढ़ाते चलते हैं चैप्टर को। अब हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। बड़े ध्यान से समझना भाई। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, कि विलयन कितने प्रकार का है। अगर सुनो भाई, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भाई विलायक की 3 भौतिक अवस्था हो सकती है, आपको पता है। विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो सकती है, विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो सकती है, और विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो सकती है। तो विलायक ही मेन है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 तरह के हो सकते हैं। बात को समझना। एक विलयन हो गए ठोस विलयन, एक हो गए द्रव विलयन, और एक हो गए गैस विलयन। ये तो लिख रही है विलायक की भौतिक अवस्था। तो विलायक की भौतिक अवस्था देखनी है आपको। मैंने आपसे एक बात ही कहा, विलयन की भौतिक अवस्था वही होती है जो विलायक की भौतिक अवस्था होती है। विलायक की भौतिक अवस्था अगर ठोस है तो विलयन होगा ठोस विलयन। अगर विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तो वो विलयन होगा द्रव विलयन, और विलायक की भौतिक अवस्था गैस है तो वो विलयन होगा गैस विलयन। मतलब विलयन हो गए 3 तरह के, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ये वर्गीकरण किस आधार पर किया है? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। क्लियर? मैं एग्जांपल देता हूं, है ढंग से सुनना। अच्छा, एक आपने मिश्र धातु पढ़ी है, एक आपने मिश्र धातु पढ़ी है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम है ना। और वो मिश्र धातु जो होती है वो सोडियम और पारे का मिश्रण होती है। सोडियम और पारे का मिश्रण क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सोडियम अमलगम। एक मिश्र धातु है जिसमें सोडियम धातु जो है वो तो विलायक है, इस मिश्र धातु में, और पारा लिक्विड होता है, आपको पता होगा, ये विलेय है। अच्छा, अब इस विलयन के बारे में आपसे पूछूं, सोडियम धातु तो ठोस होती है और पारा धातु जो होती है वो लिक्विड होती है। तो सोडियम अमलगम है ये एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु जानते हो? 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण। तो यहाँ 2 धातु मिलाई हैं, पारा और सोडियम, और उनका एक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बना लिया है। ये एक विलयन है। इस विलयन में सोडियम धातु तो विलायक होती है और पारा धातु विलेय होता है, मतलब ये ज्यादा होता है सोडियम। अब मैं आपसे पूछूं, इस विलयन की भौतिक यह विलयन किस प्रकार का है? तो आपने देखा कि इस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था देखनी है सॉलिड। अगर विलायक ठोस है तो ये विलयन होगा कैसा? ठोस विलयन। हवाली समझा के हटाऊं मैं? आपको विलायक की भौतिक अवस्था देखनी है। यदि विलायक ठोस तो ठोस विलयन, विलायक द्रव तो द्रव विलयन। समझ गए? अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देता हूं इधर साइड में। एक जल और चीनी। जल 50 ग्राम
ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाओगे। चीनी 10 ग्राम। अब इसमें आपसे पूछता हूं मैं, विलायक कौन है? आप देखोगे जो ज्यादा मात्रा में विलायक जल है। अब मैंने कहा जब विलायक जल है तो जल तो लिक्विड होता है, तो विलायक की भौतिक अवस्था हो गई द्रव, तो ये कहलाएगा द्रव विलयन। यहाँ विलायक कौन है? यहाँ विलायक ठोस है तो ये ठोस विलयन। यहाँ विलायक द्रव है, पानी द्रव ही तो होता है, तो ये द्रव विलयन। विलायक गैस हो, समझ नहीं मेरी बात है। विलायक अगर गैस हो, जैसे विलायक होता मान लो यहाँ पर गैस, ऑक्सीजन गैस होती विलायक, ये विलायक होती ऑक्सीजन गैस, तो अब ये कौन सा विलयन बन चुका होता? गैस विलयन। तो हम विलयन को 3 भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। भाई विलायक की 3 भौतिक अवस्था हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, तो विलयन भी 3 तरह के ही होंगे, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। हेड डालो, विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लिख लिया? लिखो इसमें, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। क्लियर? नंबर 1 डालो, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। डाल दिया? लिख लो डैश करके, इन विलयनों में विलायक की या इस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है। विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होती है। ऐसी फटाफट डाल लो फिर द्रव विलयन और लिख लो, इस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव होती है। और एक डालो गैस विलयन। क्लियर? और लिख लो, इस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होती है। इस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होती है। क्लियर? अब आगे देखो, तो 3 तरह के विलयन हो गए, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। अब मैं आपके सामने एक सारणी बनाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से देखो। देखो सामने, ठीक है। सबसे पहले मैं एक कॉलम बना रहा हूं क्रम संख्या का, है ना। दूसरा कॉलम विलयन का नाम, विलयन का नाम। क्लियर? अच्छा, तीसरा कॉलम विलायक की भौतिक अवस्था, शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, विलायक की भौतिक अवस्था। क्लियर? किसकी भौतिक अवस्था? विलायक की। अगला कॉलम विलेय की भौतिक अवस्था, विलेय की भौतिक अवस्था। और लास्ट में एक कॉलम उदाहरण, एग्जाम्पल।
तो इस तरह से मैं एक सारणी बना रहा हूं, ठीक है। और इसको देखना ढंग से, ये इंपॉर्टेंट है ये सारणी। बड़े ध्यान से समझोगे, स्टाल लगा दिया मैंने। अगर क्रम संख्या 1 विलयन का नाम, 3 तरह के विलयन पढ़े आपने, ठोस विलयन, नंबर 2 द्रव विलयन, और नंबर 3 गैस विलयन। तो विलयन का नाम, विलयन 3 तरह के हो गए, ठोस विलयन अभी पढ़ा है, द्रव विलयन और गैस विलयन। अब मुझे भौतिक अवस्था बता सकते हो क्या? ठोस विलयन है तो विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होगी, द्रव विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव होगी, और गैस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होगी। क्लियर? विलय की भौतिक अवस्था ये कोई फिक्स नहीं है भाई। ठोस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होगी, विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है, और विलय गैस भी हो सकता है। क्लियर? ऐसे ही द्रव विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था तो द्रव है, पर विलय तो ठोस भी हो सकता है, विलय तो द्रव भी हो सकता है, और विलय तो गैस भी हो सकता है। क्लियर है ना? अच्छा, गैस विलयन में विलय ठोस हो सकता है, विलय द्रव हो सकता है, और विलय गैस हो सकता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इधर आ जाओ। एग्जाम्पल, सबसे पहले ऐसे विलयन के एग्जाम्पल है जिसमें, मतलब ठोस विलयन के, तो ठोस विलयन में विलायक ठोस, पर विलय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। मान लो आपके पास एक विलयन है जिसमें विलायक ठोस है और विलय ठोस है, उसका उदाहरण आपको देना है। मतलब विलायक की भौतिक अवस्था भी ठोस और विलय की भौतिक अवस्था भी ठोस, ऐसे विलयन का आपको एग्जाम्पल उदाहरण देता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों, आ सकता है कि ऐसे विलयन का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था ठोस हो। तो आप मुझे बताइए ऐसा एग्जाम्पल। मैं ऐसा एग्जाम्पल लिख सकता हूं, मिश्र धातु। अधिकांश मिश्र धातु जो होती हैं, जैसे मैंने कोष्टक में लिखा पीतल, और पीतल के बारे में आप याद रख सकते हो तो रख लेना कहीं भी, कि पीतल जो होती है, ये जो मिश्र धातु है, ये कॉपर और जिंक धातु को मिलाकर के बनाई जाती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु होता है। तो कॉपर और जिंक धातु को मिलाकर के पीतल बनता है। कॉपर और जिंक दोनों ही ठोस धातु हैं, तो यहाँ पर विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था ठोस होगी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पीतल। सभी का आपको एक एक एग्जाम्पल याद रखना है। नेक्स्ट आ गए आप, ये क्लियर है? ये आ गए, विलायक तो ठोस है पर विलय द्रव हो, ऐसे विलयन का एग्जाम्पल जिसमें विलायक ठोस और विलय द्रव हो। सोच लो, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था सोडियम अमलगम का, ध्यान है क्या? इस तरह से उसमें सोडियम था, वो तो था अधिक विलायक, और पारा था, वो मिश्र द्रव थी। तो वहां पर देख लो ढंग से, विलायक तो ठोस हो जाएगा क्योंकि उसमें सोडियम तो ज्यादा होती है और पारा धातु होती है कम। सही है का? तो हम कह सकते हैं, आप समझ जाओ, तो सोडियम धातु का मरकरी के साथ, सही है, सोडियम धातु का पारे के साथ समांगी मिश्रण, या विलयन कह दो समांगी मिश्रण को, है। या इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या? सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम समझ जाएंगे, Na+HG, Na सॉलिड, Hg लिक्विड,
समझने वाले समझ जाएंगे। Na+HG का मतलब क्या है? Na+HG का मतलब है कि यहाँ पर सोडियम तो विलायक है और पारा जो है वो विलेय है। तो विलायक इसमें सोडियम है, तो विलायक ठोस और विलेय द्रव। सही है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल, ठोस गैस। मतलब विलायक की भौतिक अवस्था ठोस होनी चाहिए और इसकी गैस होनी चाहिए। देखो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक धातु है जिसका नाम है पैलेडियम। कौन सी धातु है? पैलेडियम। ये डी ब्लॉक की धातु है। आपको ध्यान होगा, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये एक डी ब्लॉक की धातु है। ये धातु क्या करती है जी? ये हाइड्रोजन गैस को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करती है। मतलब इस धातु पर अगर मैं हाइड्रोजन गैस ग्रहण करूं तो हाइड्रोजन गैस के अणु इस धातु की पृष्ठ सतह पर अधिशोषित मतलब जुड़ जाते हैं। तो जब पैलेडियम धातु हाइड्रोजन गैस के अणुओं को अपनी पृष्ठ सतह पर अधिशोषित करती है तो पृष्ठ सतह पर एक समांगी मिश्रण बन जाता है, एक विलयन बन जाता है, जहां पर विलायक तो ठोस है, विलायक तो पैलेडियम धातु है, और विलेय कौन है? गैस। ये एग्जाम्पल है, आप याद रखना। ऐसे लिख सकता हूं, पैलेडियम धातु, इसका एग्जाम्पल, ये तो हो गया विलायक, पर हाइड्रोजन के या हाइड्रोजन गैस के अधिशोषण द्वारा इस तरह का विलयन बनेगा। पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस के अधिशोषण द्वारा इस तरह का क्या बन जाएगा? विलयन, जिसमें विलायक तो होगी पैलेडियम धातु और विलेय होगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब नेक्स्ट एक एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, विलायक और विलेय। आपके विलायक चेंज हो गया है, आपके विलायक द्रव है। इन तीनों में विलायक ठोस था, विलायक द्रव और ये ठोस। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान है आपको, शर्करा का या नमक का जल में विलयन। खूब क्लियर कर लेना भाई, हर चीज को लिख रहा हूं। यहाँ विलायक जल है और शर्करा क्या है? विलेय है। शर्करा ठोस हो गई और विलायक जल। तो शर्करा का जल में जब विलयन बनाओगे आप तो इस तरह का विलयन बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, सोच लो। विलायक तो द्रव, हाँ पानी, और विलेय ठोस, तो विलेय हो गई चीनी। नमक लिख सकते हो, ठोस ही तो होता ही है। अब द्रव द्रव, विलायक भी द्रव और विलेय भी द्रव। ऐसा एग्जाम्पल सोच लो, दो द्रव मिला लेते हैं। एक द्रव ले लिया एथेनॉल, जिसको एथिल अल्कोहल बोलते हैं, आपने सुना होगा, ये फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल, शराब, ये भी लिक्विड होता है और पानी भी, दोनों को मिला दें तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल का, एथेनॉल एक लिक्विड है, का जल में मिश्रण या जल में विलयन। अब देखो आप ढंग से, यहाँ पर विलायक जल है, जल ज्यादा लिया है, तो आप एथेनॉल ज्यादा ले लो, जब भी यही बनेगा। विलायक और विलेय दोनों ही द्रव हैं, है? विलायक जल मान लेते हैं, तो जल और एथेनॉल दोनों ही लिक्विड है ना। नेक्स्ट, ये जल द्रव गैस, यहां पर विलेय गैस है। आपको पता होगा जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, होगा कि नहीं होती है? ऑक्सीजन, जल तो होता है ज्यादा और ऑक्सीजन गैस होती है कम। पानी में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, जिसके कारण ही तो समुद्री जीव जंतु, मछलियां वगैरह जल के अंदर जीवित रहते हैं। वो जल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस का श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। तो जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है अल्प मात्रा में, थोड़ी सी। तो यहाँ तो जल तो विलायक होगा और ऑक्सीजन गैस कौन हो जाएगी? विलेय। तो विलेय हो जाएगी गैस, विलेय की भौतिक अवस्था, और विलायक हो जाएगा जल। तो यहाँ लिख सकते हैं हम O2 गैस, समझ गए ना? सॉल्ट में लिख देता हूं, ऑक्सीजन गैस का जल में विलयन। क्लियर? एक चीज देखो, इन तीनों में मैंने विलायक सब में जल लिया है।
अगर मैं जल में चीनी मिला दूंगा तो विलेय ठोस हो जाएगा, जल में एथेनॉल मिला दूंगा विलेय द्रव हो जाएगा, और जल में ऑक्सीजन गैस तो विलेय गैस हो जाएगी। सही है? अरे सही है ना। अच्छा, एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। विलेय और विलायक देख लो खूब ढंग से, क्लियर है? विलेय और विलायक देख लो, खूब ढंग से देख लो। अच्छा, अब देखो अपने पास विलायक कौन है, विलेय कौन है ना, ढंग से देखो। विलायक आपके विलायक की भौतिक अवस्था है गैस और विलेय की भौतिक अवस्था है ठोस। विलायक गैस है तो सब में गैस में एक फिक्स कर लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर विलायक द्रव था तो विलायक जल लिया था, तो ऐसे विलायक ले लेते हैं नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका उदाहरण देखो, कपूर का N2 गैस में ऊर्ध्वपातन, सही है? देखो अब सुनो, कपूर जो होता है वो इस तरह का कपूर है, आपने देखा होगा पूजा सामग्री में काम आता है। और मान लो आसपास नाइट्रोजन गैस है, समझना ढंग से, है ना? ये आसपास नाइट्रोजन गैस है, कपूर में से छोटे छोटे ठोस कण निकलते हैं जिसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, है ना? और जब कपूर में से छोटे छोटे कण उड़ते हैं तो इस तरह से कुछ समय बाद एक मिश्रण बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन गैस में कपूर के छोटे कण ऊर्ध्वपातित होकर के एक मिश्रण बना रहे हैं। तो कपूर का जब नाइट्रोजन गैस में ऊर्ध्वपातन होगा, मतलब कपूर के जब छोटे छोटे कण नाइट्रोजन गैस में मिलेंगे तो वहां पर विलायक तो हो जाएगी नाइट्रोजन गैस, और कपूर के ठोस कण, छोटे छोटे कण, वे बन जाएंगे कौन? विलेय। तो ध्यान रखना इस एग्जाम्पल का, कपूर का नाइट्रोजन गैस में ऊर्ध्वपातन हो तो इस तरह का क्या बनता है? विलयन, जिसमें विलायक होगी नाइट्रोजन गैस और विलेय होगा उसमें कपूर। एग्जाम्पल आपको एक बार अजीब लगेंगे पर आपको ये ढंग से लर्न होने चाहिए भाई। अच्छा, विलायक गैस और विलेय द्रव है, विलायक की भौतिक अवस्था गैस और विलेय द्रव, ये तो फिक्स कर ली नाइट्रोजन गैस। सही है? मान लो आपको इसका एग्जांपल लेता हूं मैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, समझ गए? सही है? एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म द्रव होता है, सही है? अब क्लोरोफॉर्म द्रव है, ये मान लो क्लोरोफॉर्म है और आसपास नाइट्रोजन गैस है। अब क्लोरोफॉर्म में से छोटी छोटी बूंदें, ये द्रव है तो इसकी छोटी छोटी बूंदें नाइट्रोजन गैस में मिल गई। क्लोरोफॉर्म का वाष्पन होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म उड़ता है, इसमें से छोटी छोटी द्रव की बूंदें नाइट्रोजन गैस में मिल गई तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में क्या बन गया? विलयन। सही है? जिसमें क्लोरोफॉर्म का वाष्पन हुआ है। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म तो हो गया द्रव अवस्था में, क्योंकि उसकी तो छोटी छोटी बूंदें हैं और नाइट्रोजन गैस के संग हैं। तो नाइट्रोजन गैस तो है यहाँ पर विलायक, और क्लोरोफॉर्म की छोटी छोटी द्रव बूंदें वो है यहाँ पर कौन? विलेय है। बड़ी बारीकी से समझना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है गैस गैस। तो इसमें तो हम कोई भी दो गैसों का मिश्रण कर सकते हैं, O2 व N2 गैस का मिश्रण। अब आपको याद करने के लिए मैंने एग्जाम्पल ऐसे लिखे हैं ताकि आपको याद रह सके। मैंने देखो यहाँ पर सब जगह N2 गैस ली है विलायक के रूप में। अगर N2 गैस में कपूर के ठोस कण हैं जब तो विलेय कौन हो जाएगा? ठोस। N2 गैस में क्लोरोफॉर्म की छोटी छोटी द्रव बूंदें हैं तो विलेय हो जाएगा द्रव, और N2 गैस में O2 मिक्स है तो O2 विलेय हो जाएगी अगर O2 कम है तो। सही है क्या? तो इस तरह से आपको एक एग्जांपल देखना है। एक बार और देखते हैं इसको, फिर आप लिखना, अभी मत लिखो। देखो मेरी बात को, इसको लिख लेना आप, है ना? पीतल, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। मेरी बात को सुनो।
मैंने एक सारणी बनाई, क्रम संख्या 1 2 3, विलयन का नाम। विलयन 3 तरह के होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है, एक ठोस विलयन, एक द्रव विलयन और एक गैस विलयन। फिर बात आई विलायक की भौतिक अवस्था। सही है, विलायक ठोस, विलायक द्रव, विलायक गैस। भाई ठोस विलयन में विलायक ठोस होगा, द्रव विलयन में विलायक द्रव होगा, गैस विलयन में विलायक गैस होगा। पर विलय की भौतिक अवस्था कुछ भी हो सकती है। ठोस विलयन है, उसमें विलय की भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकती है। द्रव विलयन में विलय की भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकती है, और गैस विलयन में ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकती है। अब एग्जाम्पल, ऐसे विलयन का एग्जाम्पल जिसमें विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्था ठोस हो, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पीतल मिश्र धातु। इसमें कॉपर और जिंक दो ठोस धातु होती हैं, उनसे ये बनती है। नेक्स्ट, विलायक ठोस विलय द्रव। सोच लो, विलायक ठोस विलय द्रव, आपको सोडियम अमलकम याद आएगा, जिसमें विलायक तो ठोस सोडियम धातु होती है और विलय लिक्विड द्रव पारा होता है। ठोस गैस, अच्छा ठोस गैस, इसका स्पेशल एग्जाम्पल है, ये आप भूलोगे। पैलेडियम धातु जो होती है उस पर हाइड्रोजन गैस जुड़ जाए, अधिशोषित हो जाए, तो वहां पर बन जाता है इस प्रकार का समांगी मिश्रण, जिसमें विलायक होती है हाइड्रोजन गैस और विलय होती है पैलेडियम धातु। अब अगले में आ जाओ, द्रव। विलायक द्रव है, विलायक तो जल हो गया सब जगह, द्रव मतलब जल मान लेते हैं। विलय ठोस, तो विलय शर्करा नमक हो सकता है। पहला एग्जाम्पल देखो, दोनों ही द्रव एथेनॉल और जल हो सकता है। विलायक गैस तो O2 और जल, समझ गए मेरी बात है। अब के विलायक गैस है, तो विलायक तो नाइट्रोजन गैस ले ली। विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। अगर विलय कपूर के ठोस कण है तो इस तरह का विलयन हो जाएगा। विलय क्लोरोफॉर्म है कि इसकी छोटी छोटी बूंदें हैं, तो विलय द्रव हो जाएगा। और विलय अगर ऑक्सीजन गैस है तो विलय ऑक्सीजन हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारणी आपको विद एग्जाम्पल याद करनी है, इसको फटाफट आप नोट कर लें। जल्दी बनाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर? नहीं तो वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो। तो आज दोस्तों अपन ने एक नया चैप्टर चालू किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, यहीं तक पढ़ेंगे आज। कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें सांद्रता इंपॉर्टेंट। चैप्टर बड़ा शानदार है, बहुत काम आता है आपको। बहुत ही ढंग से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, घर में रहें, स्वस्थ रहें। एक बात और कहता हूँ, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में आपको कोई जोर नहीं आता है, वीडियो को लाइक करें। पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, फिर भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो लाइक और कमेंट आप जरूर करें। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।